नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं श्रीमती नेहा अंचल, सहायक प्राध्यापक भौतिकी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में यांत्रिकी दोलन तथा पदार्थों के गुण के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम के बारे में। न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है जड़त्व का नियम। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी तब तक जब तक वह उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इसके बाद देखते हैं हम न्यूटन के गति के सेकंड नियम या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में। इसे बल का नियम भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद देखते हैं हम न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यह नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, तो उस पर लगाए गए जो बल है ऑब्जेक्ट 1 पर, अगर ऑब्जेक्ट 2 से कोई फोर्स लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो ऑब्जेक्ट 1 से दूसरे पर लगाए गए बल के बराबर होता है, लेकिन उसकी जो दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद कण की ऋजु रेखीय गति के बारे में देखते हैं, जिसे गति का समीकरण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कण की ऋजु रेखीय गति के बारे में। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। वो कैसे आता है कि जो त्वरण है उसका डेफिनेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर, इसलिए a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt आता है। उसके बाद जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दोनों पक्ष पक्षांतर होता है। उसके बाद इंटीग्रेशन से आता है dv बराबर 0 से t, लिमिट लगाते हैं क्योंकि वो टाइम है। जो टाइम होता है जब स्टार्टिंग पॉइंट रहता है तो वो 0 होता है। उसके बाद जब हम समय बढ़ाते जाते हैं तो उसका वैल्यू जो है चेंज होते जाता है, इसलिए 0 से t रखा गया है उसका, इसीलिए वहाँ पे इंटीग्रेशन से आता है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर कैसे आता है कि जब हम पहला जो इक्वेशन देखे थे v बराबर dx अपॉन dt, ये कैसे आता है कि सबको पता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है वेग कहलाता है, इसलिए v बराबर dx अपॉन dt आता है। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन नंबर जो 1 है, v बराबर u प्लस at जो है उसका वर्ग करने पे हमको u स्क्वायर प्लस 2as मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो कण की ऋजु रेखीय गति पहले देखा था हमने, वह त्वरण पे आधारित था। इसके बाद हम गुरुत्वीय त्वरण पे आधारित देखते हैं। तो पहला इक्वेशन बनेगा वो जो है v बराबर u प्लस gt। पहले में देखा था हमने कि v बराबर u प्लस at था, वो वहाँ पे g हो गया क्योंकि यहाँ पे हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए। दूसरा है h बराबर ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। h यहाँ पे हाइट हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है अर्थ के ऊपर जो सरफेस एरिया है उससे काउंट होता है। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। पिछले में हमने देखा था u स्क्वायर प्लस 2as देखा था, और यहाँ पे माइनस 2gs देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। आइए हम डायग्राम के माध्यम से जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिकेंद्र बल क्या होता है कि जब कोई कण जो है वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है तो उस पर एक जो बल लगता है वह केंद्र की ओर होता है, ये इसी वजह से यह कहलाता है अभिकेंद्र बल। तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर अभिकेंद्री बल क्या होता है कि जब कोई कण जो है वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है तो उस पर जो बल है वह उसकी गति को रोकने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा क्या होती है वो बाहर की ओर होती है, केंद्र की ओर ना होकर बाहर की ओर होती है। यह कहलाता है आपका अभिकेंद्र बल। अब देखते हैं अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है कि जब कोई कण जो है वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है तो जो त्वरण है वो उस मार्ग के साथ परिवर्तित होती है, उस डायरेक्शन के साथ चेंज होते जाती है। यह कहलाता है अभिकेंद्र त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं कार्य के बारे में। कार्य एक अदिश राशि है जिसका उपयोग हम लोग डेली
या दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं। जैसे भी कोई वस्तु है उसको उठाने के लिए हम बल लगाते हैं। बल लगाने के बाद क्या होता है कि हम कोई वस्तु को उठा रहे हैं, उसके बाद उसको दूसरे जगह पे रख रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है हमारे द्वारा, यही कहलाता है कार्य। आइए देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में, जो कि यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल्स। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाला जो बल है वह जो है उस पर लगाए गए यांत्रिक ऊर्जा या काइनेटिक ऊर्जा के बराबर होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यदि दो पिंड या दो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स या बल है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं संघट या कोलाइजन के बारे में। संघट क्या होता है कि संघट एक प्रकार का टकराव होता है। जब कोई दो वस्तु आपस में टकराती है तो उसमें संघट होता है या कोलाइजन होता है। जैसा कि डायग्राम में दिया गया है कि कोलाइजन के बाद का जो वेग है वो तथा कोलाइजन से पहले का जो वेग है वो दोनों परिवर्तित होते हैं। आइए अब देखते हैं संघट के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला है अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट में कोलाइजन के पूर्व जो ऊर्जा रहती है वो कोलाइजन के बाद के ऊर्जा के बराबर नहीं होती है, वो चेंज हो जाती है। इसके बाद देखते हैं इलास्टिक कोलाइजन या फिर प्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट में जो है कोलाइजन के पूर्व या संघट के पूर्व जो ऊर्जा रहती है वो तथा संघट के पश्चात की जो ऊर्जा है वो दोनों सेम रहती है। इसमें जो है कंजर्व रहती है काइनेटिक एनर्जी या फिर यांत्रिक एनर्जी। इसमें मोमेंटम जो है या फिर संवेग जो है कंजर्व रहता है। इलास्टिक या फिर प्रत्यास्थ संघट में भी और अप्रत्यास्थ संघट में भी मोमेंटम है या फिर संवेग है वह कंजर्व या फिर संरक्षित रहता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपने न्यूटन के गति के नियमों के बारे में तथा न्यूटन के गति के समीकरणों के बारे में और न्यूटन के गति के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में तथा संघट और संघट के प्रकारों के बारे में जाना। धन्यवाद।